नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या ओवर कॉन्फिडेंस राजनीति में एक खतरनाक लक्षण है? और क्या ओवर कॉन्फिडेंस के परिणाम अक्सर कष्टदायक होते हैं, कष्ट देते हैं? अब भाजपा का ही हाल देखिए। ओवर कॉन्फिडेंस से लबालब टीम मोदी का ये मानना है कि इस बार बीजेपी 300 प्लस सीटें आराम से लाने जा रही है। और राम मंदिर के बाद यानी 22 जनवरी के उद्घाटन और उसके बाद के प्रोजेक्शन के बाद ये जो 300 सीटें हैं ये 350 प्लस तक जा सकती हैं, 350 प्लस तक जा सकती हैं। और उनका जो फोकस है वो नॉर्थ इंडिया में, या यूँ कह सकते हैं पश्चिम से लेकर पूरब तक है, असम तक है। अब टीम मोदी का ये भी मानना है कि राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो पार्ट 2 यात्रा, ये वक्त की बर्बादी है। और इस यात्रा से इंडिया अलायंस को कोई लाभ, कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। ये ओवर कॉन्फिडेंट बीजेपी यानी टीम मोदी का मानना है। अब दोस्तों, सवाल बहुत सीधा है, क्वेश्चन इज़ वेरी स्ट्रेट, कि क्या आज से जो राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई है, 66 दिन की जो ये यात्रा शुरू हुई है, पूरब से पश्चिम, मणिपुर से मुंबई, तकरीबन 7,000 किलोमीटर, यानी एग्जैक्टली तो 6,713 किलोमीटर है। ये जो यात्रा है 66 दिन जो चलेगी, क्या ये औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, जैसा कि बीजेपी कह रही है, या फिर ये एक गेम चेंजर है? इसमें बाजी पलटने का दमखम है। और सवाल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो यात्रा हिंदी पट्टी से गुजरेगी, हिंदी हार्टलैंड से गुजरेगी, क्या इस पट्टी में जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर है, क्या ये यात्रा कुछ सीटों पर प्रभाव डाल सकती है? और क्या अगर 5% से स्ट्राइक रेट, अभी जो स्ट्राइक रेट है हिंदी हार्टलैंड में 5% से कम है कांग्रेस का, अगर ये स्ट्राइक रेट बढ़कर 15-20% पहुंचता है, और अगर स्ट्राइक रेट बढ़ने पर 25-30 सीटें अगर इसी बेल्ट से कांग्रेस जीतती है, एडिशनल सीट्स, तो क्या मोदी जी के लिए फिर मुसीबत होगी? क्या वाकई फिर गेम पलट सकता है? अब दोस्तों, असली खबर पर आने से पहले ये जो सवाल आज गोदी मीडिया, टेलीविज़न चैनल्स पे कर रही है, अखबारों में कर रही है कि ये जो चुनावी यात्रा है राहुल गांधी की जो आज से शुरू हुई है, इस चुनावी यात्रा का चुनाव से कोई मतलब नहीं, कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैं आपसे सिर्फ 2 सेकंड लेना चाहूँगा कि क्या चुनावी यात्राओं का असर पड़ता है चुनावी नतीजों पे? क्या कहता है इतिहास, क्या कहता है हाल फिलहाल का? और अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो ये जो सिलसिला शुरू किया, ये चंद्रशेखर जी ने शुरू किया था 1983 में। हालांकि उन्होंने जो भारत यात्रा निकाली थी उसका तत्कालिक लाभ तो नहीं मिला, लेकिन कुछ साल बाद चंद्रशेखर का जो कद बढ़ा यात्रा से, वो प्रधानमंत्री हो गए। अब ऐसी ही एक यात्रा, बड़ी विवादास्पद यात्रा 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने शुरू करी, राम रथ यात्रा। अब आडवाणी जी तो उसका बहुत आनंद नहीं ले पाए, लेकिन मोदी जी उस यात्रा का पूरा मज़ा ले रहे हैं। जिनके भक्त कह रहे हैं कि यात्राओं का कोई असर नहीं होता राजनीति पर। अगर आप हाल फिलहाल में देखें तो 2017 में प्रजा संकल्प यात्रा, 3,500 किलोमीटर लंबी यात्रा जगन मोहन रेड्डी ने निकाली थी आंध्र प्रदेश में, और सत्ता उनके पास आ गई थी एक यात्रा के बल पर। और उसी साल 2017 में नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करी दिग्विजय सिंह ने, और पूरा खेल पलट दिया मध्य प्रदेश में। 2018 में जो मध्य प्रदेश जीता था, उसके पीछे नर्मदा परिक्रमा यात्रा थी। उसके बाद फिर पिछले साल आपने राहुल गांधी की यात्रा देखी, जिसने कर्नाटक और तेलंगाना जीत लिया। तो लब्बो-लुआब ये है कुल मिलाकर कि यात्राओं का 100% असर पड़ता है। ये हमको हाल फिलहाल का इतिहास बताता है। अब दोस्तों, ये जो भारत जोड़ो पार्ट 2 जो ये यात्रा है, जो आज से शुरू हुई है और अगले 66 दिन तक ये चलेगी, मुंबई तक जाएगी, 14-15 राज्यों से गुजरेगी, और तकरीबन 350 सीट्स जो हैं लोकसभा की वो कवर करेंगी। इसमें से 160 प्लस सीट, हालांकि अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई, फिर भी 160 प्लस सीट पर कांग्रेस सीधे लड़ने जा रही है, और ज़्यादातर फाइट बीजेपी से है। अब
काफ़ी डीप रिसर्च के बाद एक राहुल गांधी की पूरी टीम है, जिसमें ना सिर्फ कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है के.सी. वेणुगोपाल, या राहुल गांधी की जो टीम है जिसमें सेफोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स हैं और कई बड़े नेता हैं, उसमें दिग्विजय सिंह से लेके जयराम रमेश से लेके कई बड़े पॉलिटिकल थिंक टैंक्स हैं। एक बहुत ज़बरदस्त रिसर्च है और इस यात्रा का क्या लाभ मिलेगा 2024 के फाइनल में, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ पहली बार, और मैं चाहूँगा आप उसको गौर से देखें। सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि 2014 में और 2019 में ये जो एरिया है, ये जो पट्टी है जहाँ से ये यात्रा गुजरेगी, आप कह सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट, जिसमें उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। ये जो एरिया है, दरअसल ये वो एरिया है जहां कांग्रेस आज की तारीख में सबसे कमजोर है, ऑन द वीकेस्ट विकेट, जहां स्ट्राइक रेट 5% से भी कम है और सीधी टक्कर बीजेपी से है कांग्रेस की, जहां कांग्रेस 14 और 19 में बीजेपी से बुरी तरह मात खाई है। ये यात्रा वहीं से निकल रही है, उसी कमजोर जमीन से निकल रही है और रुक रुक के निकल रही है, फोकस कर रही है कुछ सीट्स पर खास कर। मिसाल के तौर पर अगर आप ये ग्राफिक का चार्ट देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि 2019 और 2014 में मोदी जी कैसे जीते थे और कांग्रेस कैसे हारी थी, किस तरह से कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया था कई स्टेट्स में। अगर आप देखें 2019 का ये चार्ट देखें तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हुआ क्या था और अब क्या होने जा रहा है। जैसे असम में से 14 में से सिर्फ 3 सीटें पिछली बार मिली कांग्रेस को, छत्तीसगढ़ में 11 में से 2 सीट मिली, मध्य प्रदेश में 29 सीटों में सिर्फ 1 सीट कांग्रेस जीत पाई, राजस्थान में 25 में 0 का स्कोर था, गुजरात में 26 में 0 का स्कोर था, 105 सीटों में सिर्फ 6 सीटें, यानी जो स्ट्राइक रेट था 2019 में 5% या उससे भी कम था। यह हकीकत थी। इसी हकीकत को बदलने के लिए राहुल गांधी 66 दिन की यात्रा कर रहे हैं और भीतर ही भीतर सच ये है कि अमित शाह थोड़ा सा बेचैन है। अब दोस्तों, राहुल गांधी की जो स्ट्रैटेजी की टीम है, जो उनके रणनीतिकार हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं, उनका सारा प्लान तो खोलकर नहीं रखा जा सकता है, लेकिन जो मेरी कुछ लोगों से वहाँ बात हुई और उनसे जो कुछ मैंने समझा वो मैं आपके आगे कुछ तथ्य रख रहा हूँ कि आखिर कोर फोकस कांग्रेस का क्या है। कांग्रेस का जो फोकस है राहुल गांधी का या टीम राहुल गांधी का, खड़गे का, वो ये जो स्ट्राइक रेट है 5%, इस स्ट्राइक रेट को वो 15 से 20% बढ़ाना चाहते हैं। यानी कुछ खास सीटों पर कांग्रेस फोकस करेगी हिंदी पट्टी में, उत्तर भारत में, और ये जो सीट हैं पहले से ही इन पर रिसर्च हो चुकी है, इनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है। ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस का हार का अंतर कम है, 3% के वोट शेयर का फ़र्क है, 2% के वोट शेयर का फ़र्क है, या आप यूँ कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वोट, जहाँ 15,000 वोट से हार गई, 10,000 वोट से हार गई, जहाँ हार जीत का अंतर कम है, उन सीटों को फोकस किया है। और अगर इसमें मैं उत्तर प्रदेश जोड़ दूँ 80 सीटों वाला, इसमें मैं हरियाणा जोड़ दूँ 10 सीटों वाला, इसमें मैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जोड़ दूँ जहाँ सीधी टक्कर बीजेपी कांग्रेस की है। अब दोस्तों, कांग्रेस का जो कोर फोकस है वो ये है कि अगर इन राज्यों में जिनके मैंने अभी नाम लिए, इसमें पिछले चुनाव की तुलना में अगर 35-40 एडिशनल सीट मिल जाती हैं, 35-40, 150 में से, 170 में से, तो समझ लीजिए कि बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट लगने वाला है, क्योंकि वो 35-40 सीटें बीजेपी के खाते से जा रही हैं। वो 35-40 सीटें किसी और पार्टी के खाते से नहीं, बीजेपी के खाते से जा रही हैं, यानी वो सीटें बीजेपी को माइनस करेंगी। और अगर आप टैली देखें पिछली बार की बीजेपी की 303 की, इस 303 में अगर आप 40 सीट घटा दीजिए जो कांग्रेस गेन कर सकती है, जो बड़ा टारगेट नहीं है, तो मोदी जी को सिर्फ कांग्रेस के इस हिंदी पट्टी की रणनीति से 35-40 सीटें कम होना पड़ेगा, यानी 272 से वो नीचे आ सकते हैं। और यहीं पर सारा खेल छुपा है जिस पर निशाना साध रहे हैं राहुल गांधी इस बार बड़ी खामोशी से।
अब दोस्तों इस हिंदी पट्टी में, इस हिंदी हार्टलैंड में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ मुस्लिम्स का जो वोट शेयर है वो 9%, 10%, 11%, 12%, उससे भी कहीं ज़्यादा है। मुस्लिम एकमुश्त जा रहा है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, इंडिया अलायंस और कांग्रेस को। लेकिन जो फोकस है वो अति पिछड़ा, पिछड़ा और दलित है। ये बहुत बड़ा चंक है विद इन द हिंदू वोट्स। इस पर फोकस होगा और उनकी कोशिश होगी राहुल गांधी की कि ये जो वोट है जिस पर वो पिछले 6-7 महीने से वर्क कर रहे हैं, अगर इसके अंदर वो दरार डालने में कामयाब होते हैं तो खेल पलटेगा। और ये जो वोट है, ये जो सोशल इंजीनियरिंग का वोट है, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इसके सबसे बड़े जो स्कॉलर हैं मेरी नज़र में वो प्रोफेसर रविकांत हैं। और रविकांत साहब आप कह सकते हैं कि काशीराम साहब के साथ रहे, सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर हैं। यूँ तो प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, लेकिन जहाँ तक राजनीति का जो सत्ता का समीकरण है, जातीय समीकरण है, महारत हासिल है। और उन्हीं से आज पूछेंगे कि राहुल गांधी क्या वाकई खेल बदलने जा रहे हैं अगले 66 दिन में। डॉक्टर साहब, पहला सवाल, ये जो यात्रा है, भारत न्याय यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये जो आज शुरू हो गई, आपको लगता है कि ये एक गेम चेंजर हो सकती, या जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि इस यात्रा में कोई दम नहीं, मैच तो हम जीत चुके हैं, मुकाबला तो हम जीत चुके हैं, सेहरा मोदी जी के बंध चुका है, ये यात्रा औपचारिकता है? देखिए दीपक जी, बीजेपी तो इस बात को कहेगी ही, लेकिन दुनिया भर के इतिहास की तमाम अगर आप यात्राओं को देखें और आजाद भारत की उन तमाम पॉलिटिकल यात्राओं को देखें कि जिन्होंने रिजल्ट दिया है, और एक यात्रा कई कई दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों रैलियों पर भारी पड़ती है। ये भी देखने सैकड़ों वाली रैलियों, रैलियों पर भारी पड़ती है। और जब आप कह रहे हैं कि बीजेपी जिस ओवर कॉन्फिडेंट मोड में है वो केवल इवेंट में लगी हुई है और कोई रैलियां भी शुरू नहीं हुई है नरेंद्र मोदी की, ऐसे में अनवरत चलने वाली ये यात्रा पूर्व से लेकर के पश्चिम की तरफ जा रही है, जहां मणिपुर से उन्होंने शुरू किया है, वो मणिपुर जो पिछले 6 महीने से जल रहा है। डॉक्टर साहब, मैं अब सीधे मुद्दे पर आता हूं, असली सवाल पे आता हूं। और सवाल असली ये है कि 20 दिन राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। आप कह सकते हैं कि इस यात्रा का एक बहुत बड़ा जो समय है, वक्त है, वो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में गुजारेंगे, जहां 80 सीटें, 80, और ये वही सीटें हैं, वही उत्तर प्रदेश है जहां से मोदी के सर पर सेरा बंधता चला है, 2 बार बांध चुके हैं। ये यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजरेगी। क्या आपको लगता है कि आज नहीं तो कल बहन जी और अखिलेश यादव और राहुल गांधी और जयंत चौधरी और नीतीश कुमार, ये जो एक बड़ी कॉकटेल बन रही है इंडिया अलायंस, क्या उत्तर प्रदेश की यात्रा इस पैचवर्क को जोड़ेगी? राहुल गांधी रफू करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे, और ये यात्रा अगर उत्तर प्रदेश में कामयाब होती है, मायावती को लाती है साथ, अखिलेश को लाती है, अगर ये एलिमेंट्स जुड़ते हैं, ये जातीय समीकरण जुड़ते हैं, तो क्या गेम पलट सकता है? डॉक्टर साहब, जमीनी सच क्या है? मायावती का तो मुझे लगता है कल संकेत आपको मिलेगा। कल उनका जन्मदिन है, कल क्या ऐलान होता है और कल उनसे मिलने कौन आता है, जरा ये भी गौर करने वाली बात होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समय तक राहुल गांधी क्यों रह रहे हैं? लंबा जी, वक्त दे रहे हैं वो यहाँ पर, और वो उत्तर प्रदेश जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है। तो ये सिर्फ भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नहीं है, ये दिल्ली का रास्ता भी तय करने वाला होगा। अगर जो आपने कहा ना कि ये जो तमाम राजनीतिक दल हैं एक सूत्र में बंधते हैं और वो विश्वास पैदा करते हैं, क्योंकि ये गठबंधन तो बन गया है, इसके साथ साथ वो भरोसा भी पैदा करना है कि वो एकजुट हैं। और अगर एकजुट होते हैं तो वो चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, ये तबका इस अलायंस के साथ खड़ा होगा। क्योंकि आप चाहे राम मंदिर का उद्घाटन कर लें, एक तो वो 4 शंकराचार्यों ने जो कहा है, और जो भी इस विधि विधान को जानते हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये तो मुहूर्त ही नहीं है, और आप अधूरे मंदिर का जो उद्घाटन करने जा रहे हैं, वो
सही नहीं है, ये पॉलिटिकल इवेंट है। तो जहां शंकराचार्य कहने लगे हों कि पॉलिटिकल इवेंट है, मैं समझता हूं कि ये पहले ही अशुभ हो गया मोदी जी के लिए। अगर वो भगवा झंडी नहीं है, शंकराचार्य का मतलब है कि भगवा झंडी अगर नहीं लहराई है, वो संकेत नहीं मिला है, तो फिर ये मुश्किल में डालने वाला है। और ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो उत्तर प्रदेश में बनारस से भी गुजरेगी, वो बड़ा परिवर्तन कर सकती है लोगों बनारस होगी, पर जो अमेठी होगा, लखनऊ होगा, सभी होगा उसमें 22 दिन में। डेफिनेटली। और आपको दीपक लगता है? जी, जी। जी, आप कुछ कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं ये कह रहा हूं कि जो इन 10 सालों में गुजरा है लोगों पर, खास करके ये उत्तर प्रदेश है, कांशीराम की जमीन है, मुलायम सिंह की जमीन है, जहां आत्मसम्मान सबसे बड़ा इश्यू है। वो 5 किलो राशन जब लेने के लिए लोग जाते होंगे, तो उनका जो दिल बोलता होगा, उनका रोजगार छिन गया, उनके बच्चों की एजुकेशन नहीं है, हेल्थ सिस्टम नहीं है। और अगर राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन विषयों पर बात करेगी, तो डेफिनेटली वो भीतर से जो वक्त है, इस समय मौका है लोगों के हाथ में बदलाव करने का, ये वो कामयाबी में तब्दील हो आप सकता है। आपको आपको लगता है कि राहुल गांधी कहीं कह रहे थे कि वो हर कुर्बानी करने को तैयार हैं, उनकी सीटें कम कर दी जाएं, उत्तर प्रदेश में उनको मलाल नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ तक कह रहे हैं राहुल गांधी कि हम तो मायावती जी को, बहन जी को बाहर भी एडजस्ट कर देंगे। अगर अखिलेश कम सीटें देते हैं, तो मैं उनको अपने कोटे से राजस्थान में सीट दे दूंगा, मैं हरियाणा में एक आध सीट दे दूंगा, मैं गुजरात में सीट दे दूंगा, मैं मध्य प्रदेश में सीट दे दूंगा, कि मायावती हर कीमत पर आए और हाथी की सवारी हमको मिले, क्योंकि हाथी ही जब चलेगा तो हाथी ही नशा तोड़ सकता है, एक झूमता हुआ हाथी। तो राहुल गांधी हर सेक्रीफाइस करने को तैयार है, हर तरह की कुर्बानी करने को तैयार है। आपको लगता है कि मायावती आखिरी वक्त पर, क्योंकि अभी आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मायावती कार्ड खोलने वाली नहीं है। जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होगा, मायावती कार्ड नहीं खोलेंगी, पत्ते नहीं खोलेंगी। क्या इलेक्शन अनाउंस होने के बाद अगर मायावती पत्ते खोलते हैं, तो पत्ते क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? पत्ते क्या कह रहे हैं? झलक तो आपने देख ली है पत्तों की। जी, जी, निश्चित रूप से। और इसी में यही वो समय होगा जब राहुल गांधी इधर से गुजर रहे होंगे। ये मैसेजिंग है बहुत बड़ी। राहुल गांधी वो विश्वास लेकर के आ रहे होंगे उस समय उत्तर प्रदेश में, और बिल्कुल करीब-करीब समय होगा जो हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि वो मंदिर के उद्घाटन के बाद अनाउंस हो सकता है इलेक्शन। उस वक्त हाथी खुले तौर पर राहुल गांधी का स्वागत कर सकता है। वो सूंड उठा करके जिसको स्वागत करना कहते हैं ना, मंगल ध्वनि जो होती है, वो जी, अगर जी, हो जी, गई, तो फिर हम समझ सकते हैं कि क्या होगा उत्तर प्रदेश में। जी। उत्तर डॉक्टर प्रदेश में मायावती का मतलब, भले ही उनके पास अभी 13% वोट है, लेकिन जिसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं ना, उनके आते ही वो केमिस्ट्री बनेगी जो अलायंस को बेहद मजबूती दे सकती है उत्तर प्रदेश में। जी, और जी। इसीलिए वो पत्ते जो हैं, जो अभी खुलने हैं, वो पूरे तरीके से मुझे लगता है कि उन उम्मीदों को जिंदा रखे हुए हैं, जी। जो अलायंस को वो दिशा देंगे। आपको लगता है कि अमित शाह जो चाहते हैं कि अ, ओवैसी साहब जो हैं, एमआईएम और बीएसपी एक साथ मिल जाएं, और एक प्रेशर है मायावती पर कि भाई आप ना कांग्रेस के साथ जाइए, ना अखिलेश के साथ जाइए, आप अकेले लड़िए और हम आपको ओवैसी दे रहे हैं। आपको लगता है कि मायावती इन झांसों में आ जाएंगे अमित शाह के इस बार? हाँ, प्रेशर तो वो छत्रपाल सिंह पर छापा भी पड़ा है। शायद उसमें भी संकेत मिला है, दिया गया है, लेकिन वो मायावती है। लेकिन दीपक जी, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि मायावती को कोई डरा नहीं सकता। मायावती केवल खुद से डरती हैं, दुनिया की कोई ताकत उनको झुका नहीं सकती। वो एक स्ट्रेटजी के साथ काम करती हैं। अब उसमें कोई गलती हो जाए तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन वो अमित शाह के इशारे पर ये करेंगी, वो केवल मौके को तलाश में है। वो जी, चीज़ों को भाँप रही हैं, देख रही हैं, और जी, जैसे ही उनको लगेगा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का खेल खत्म होने वाला है, मायावती का वो हाथी इधर चिंघाड़ता हुआ और स्वागत करते हुए आपको दिखेगा कि यहाँ आ जी। रहा है, इस तरफ आ रहा है।
डॉक्टर साहब मैं और सच्चाई की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूँ, जो जमीनी सच है, जो रिपोर्ट। देखिए, एक चीज तो तय है कि जो हिंदू सवर्ण है, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो बामन हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो श्रीवास्तव लाला हो, कायस्थ हो, बामन, बनिया, ठाकुर, लाला, ये तो आप मान के चलिए कि इन्होंने पट्टा लिखवा दिया है। ये हमें स्वीकार करना होगा। ये इस तरह का फीडबैक है। बीजेपी के पास भी ये फीडबैक है, अखिलेश यादव के पास भी ये फीडबैक है, और यही फीडबैक जो है वो कांग्रेस के पास भी, कि जो सवर्ण है वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं बीजेपी के साथ है। लेकिन क्रैक्स जो हैं, जो दरार पड़ सकती है, वो अति पिछड़े में पड़ सकती है। दरार जो है वो दलित वोट में पड़ सकती है, भले ही आटा और गेहूं और चावल फ्री बंट रहा हो। आपको लगता है, क्योंकि आप लगातार कस्बों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, दलितों के बीच में रहते हैं, अति पिछड़ों के बीच में रहते हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग है उसके आप महारथी खुद हैं, और काशी राम के साथ एक बड़ा वक्त आपने गुजारा है। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ये जो अति पिछड़ा है और ये जो दलित है, एक जो मेजर चंक ऑफ वोट है, क्या राहुल गांधी जब मजदूरों के पास जाएंगे, दलितों के बीच में बैठेंगे, अति पिछड़ों के बीच में बैठेंगे, और ये क्रम उनका झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये पूरा मतलब जो एक आप कह सकते हैं कि जो 70% यात्रा है, ये दलितों के बीच में से, अति पिछड़ों के बीच में से गुजरेगी। आपको लगता है कि ये कहीं आपको उम्मीद की किरण दिखती है कि ये एक ऐसा नाजुक वोट बैंक है जो टूट सकता है बीजेपी से? दीपक जी, आपने हकीकत की बात की। मैं अभी कुछ दिनों पहले ही बुंदेलखंड से लौटा हूँ। आप तो अभी बैठे होंगे, हीटर-वीटर चल रहा होगा ना आपका तो, जी, जी, जी। कि ब्लोअर चल रहा है? ब्लोअर वहाँ चल रहा ज़रा जो मैं देख के आया हूँ बुंदेलखंड में, लोगों के पास बिजली नहीं बची है अब, कनेक्शन कटवा लिए हैं। जो बिल आ रहा है वहाँ पे, लोगों के पास बिल भुगतान करने का पैसा नहीं है। अंगीठी नहीं जल रही है दीपक जी। और अगर ये न्याय यात्रा पहुँचेगी, वो जो अ, मैसेज है वो जो पहुँचेगा, ये दलित, अति पिछड़ा, जिस तरह से मजबूरियों में वो 5 किलो, मैंने कहा ना 5 किलो राशन जब लेने जाता है, तो उसके ज़रा दिल से पूछिए। उसके स्वाभिमान पर जो चोट होती है, उसे लगता है कि हम ये भीख लेने के लिए आए और मोदी जी ने हमको भिखारी बना दिया है। वो बैठा हुआ है कि कब आए है। कोई, मौके और मौके का उसको इंतजार, लगता है जी, मौके का इंतजार। मौके का इंतज़ार है। और जैसे ही ये यात्रा निकलेगी और इनके बीच में जाएगी, इनकी बात होगी, इनकी उम्मीदें पैदा होंगी, वो दलित और अति पिछड़ा जिसका उत्थान केवल और केवल एजुकेशन से है, तो वो राहुल गांधी जब बात करते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए, तो वो पेरेंट्स, वो माँ-बाप जब उससे कनेक्ट करेंगे, तो निश्चित तौर पर से इस यात्रा में अपना भरोसा वो व्यक्त करेंगे। और ये चीज़ बड़ी बदलावकारी हो सकती है। जी। अच्छा, एक 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 लास्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, जो छत्तीसगढ़ का फीडबैक आपके पास आ रहा है, या मध्य प्रदेश का आ रहा है, या राजस्थान का आ रहा है। पिछली बार हमने देखा था कि 100% ऑलमोस्ट, मतलब 99% मान लीजिए, राजस्थान में 25 में 25 सीट मोदी जी जीत ले गए। मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीट मोदी जी ने जीत ली। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 ले गए। तो मतलब स्ट्राइक रेट बीजेपी का 96-7% है इस हिंदी पट्टी में। आपको लगता है कि इस न्याय यात्रा के बाद, ये सोशल इंजीनियरिंग के बाद, दलितों के बीच, अति पिछड़ों के बीच, पिछड़ों के बीच, क्या इस बार राहुल गांधी की यात्रा कहीं ना कहीं, और इंडिया अलायंस भी साथ में है, क्या 2-2, 3-3 सीटें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कम हो सकती हैं बीजेपी की ओर? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं 10-15 सीटें इस बेल्ट में कम कर सकती है कांग्रेस, या ये यात्रा निश्चित रूप कम कर से। सकती है? और वहीं नहीं दीपक जी, मैं तो उत्तर प्रदेश को भी जोड़ूँगा। अभी 62 दो 64 सीटें हैं। राम मंदिर का पूरा इवेंट चल रहा है, बावजूद इसके मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार के आते ही इसी अवध बेल्ट में आप देखिएगा कि ज़मीन खिसकेगी बीजेपी की। 5 से 6 बल्कि 7% तक कुर्मी वोटर है। और मायावती आती हैं,
राहुल गांधी वैसे भी उम्मीदों का एक केंद्र बने हुए हैं। तो जो भी अति पिछड़ा है, जो नॉन जाटो दलित है, वो कांग्रेस पार्टी और खड़गे जी का अपना एक वो पहलू रहेगा, उनका एक अपना प्रभाव रहेगा। तो ये जो सारी चीजें जो केमिस्ट्री में तब्दील होंगी, वो उत्तर प्रदेश में भी सीटें कम करने में कामयाब हो सकती हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो होंगी ही, तो एक-एक, दो-दो नहीं। मुझे लगता है जो 96 का स्ट्राइक रेट था, वो कहीं 70 पे ना आ जाए। 70 बना अगर ये हो गया, तो फिर वो मोदी का रथ तो रुकने वाला है। नहीं डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि अगर ये रथ या ये जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, अगर ये यात्रा दलितों के बीच में, पिछड़ों के बीच में, अति पिछड़ों के बीच में वो जो सामाजिक समरसत्ता है उसको स्थापित करता है और एक करंट होता है और साथ में मायावती आती हैं और फिर मायावती का कुछ फायदा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी मिलता है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो स्ट्राइक रेट बीजेपी का है वो कम हो सकता है, यानी कांग्रेस जो 5% के स्ट्राइक रेट पर है वो 20-25% जा सकती है और अगर वो 20-25% तक भी जाती है तो एक मोटा नुकसान 25-30 सीटों का मोदी जी को हो सकता है हिंदी हार्टलैंड में, जहां बीजेपी सबसे स्ट्रांग है और वहां से गिनती जो है वो पलट सकती है। डॉक्टर साहब, आप आए और जिस तरह से आपने चीजों को एक्सप्लेन किया कि भले ही आज इस भारत जोड़ो यात्रा को बीजेपी बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही है, अंडरमाइन कर रही है, हल्के तरीके से देख रही है कि यात्रा भारी पड़ सकती है, बशर्ते कि जो आप दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा, वो जो आप एक राजनीति के जो समीकरण है, अगर उस पर राहुल गांधी फोकस करते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है और फिर मायावती का हाथी तो गुल खिला ही देगा। आप आए, बेबाकी से आपने बात रखी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।